हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले इंपॉर्टेंट सवाल जो कि आपके कांग्रेस के जितने भी महत्वपूर्ण अधिवेशन कहाँ कहाँ कब कब और कौन कौन इसके अध्यक्ष हैं, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उसके पहले एक इसके छोटे से नोट्स आप जानिए कि कांग्रेस की स्थापना होती कैसे है, इसके बारे में आप जानेंगे। और उसके पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन और क्या है कि जिनको अगर ये पीडीएफ चाहिए, ठीक है, अगर 10,000 जो है क्वेश्चन का कलेक्शन है जीके जीएस स्टैटिक जीके 200 रुपये में आपको मिल जाएगा। फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे जो ये नंबर देख रहे हैं, ठीक है, इस नंबर पे आप पे कीजिए। इस नंबर पे पे करने के बाद व्हाट्सअप कर दीजिएगा, पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। आपको विद इन सेकंड आपको 10,000 जो क्वेश्चन है, ठीक है, 10,000 क्वेश्चन का जो कलेक्शन का जीके जीएस स्टैटिक जीके का जो कलेक्शन हो आपको आपके व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। तो आइए हम यहाँ पे देखने वाले कांग्रेस के सारे महत्वपूर्ण अधिवेशन। लेकिन उसके पहले हम यहाँ पे कुछ बात करने वाले। देखिए, कांग्रेस की अगर मैं बात करूँ स्थापना, आप सभी को पता है 1885 में होता है। लेकिन किसके द्वारा होता है? एक सेवानिवृत्त अंग्रेज अधिकारी एओ ह्यूम के द्वारा किया जाता है। ठीक है, देखिए एक्चुअल में बात होता है क्या कि इस समय अगर मैं बात करूँ, इस समय भारत के जो वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे, है ना। इस समय जो थे कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। इस समय क्या भारत के वायसराय थे। इसके अतिरिक्त सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस कांग्रेस के प्रमुख निर्माता माने जाते हैं। ये बात हो गई। लेकिन अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, जो एओ ह्यूम, ठीक है, इनके ही द्वारा इसकी स्थापना होती है। और कहा जाता है कि जो कांग्रेस की स्थापना ये होती है, तो ये संयोगवश ऐसी परिस्थिति निर्मित हो जाती है जिसके कारण से इसकी स्थापना होती है। लेकिन इसके पीछे का क्या रीज़न है, सुनिए। कांग्रेस के गठन के अगर मैं बात करूँ, देश में अखिल भारतीय संस्था के गठन की भूमिका तैयार हो चुकी थी। ठीक है, पहली बात। और अगर मैं बात करूँ, 19वीं शताब्दी के छठे दशक से ही राष्ट्रवादी राजनीतिक जो कार्यकर्ता थे एक अखिल भारतीय संगठन के निर्माण में प्रयासरत थे। किंतु क्या था कि विचार को मूर्त एवं व्यवहारिक रूप देने का श्रेय जो जाता है वो अंग्रेज अधिकारी किसको जाता है? एओ ह्यूम को जाता है ना। तो ध्यान रखिए, 1885 में इसकी स्थापना होती है। और अगर पूछा जाए कि अगर यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये होता है कि एओ ह्यूम का राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का मुख्य लक्ष्य था क्या एक्चुअली में। देखिए, कुल मिलाकर देखा जाए तो एक तो अंग्रेज अधिकारी थे। कभी भी अंग्रेज अधिकारी अपने अंग्रेज को ही समर्थन करेंगे, सपोर्ट करेंगे, ये तो बात आप जानते थे। कोई भी अंग्रेज अधिकारी अंततः वो क्या अपने ही जो है अंग्रेज जो भी हैं अंग्रेज़ों को ही समर्थन करते हैं, करेंगे और उन्हीं को सपोर्ट करेंगे। तो यह एक्चुअल में होता है क्या, देखिएगा, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध बढ़ते हुए जन असंतोष के लिए सुरक्षा कपाट या सेफ्टी वॉल्व की व्यवस्था करना था, है ना। अब यहाँ पे समझिएगा, इनकी जो लक्ष्य था ये तो आपको समझ में आ गया कि लक्ष्य क्या था अंग्रेजी शासन के विरुद्ध। अब यहाँ पे देखिए, इनके विरुद्ध कुछ हो रहा था जिसके लिए सुरक्षा के लिए इन्होंने ये चीज़ किया था। लेकिन कहा गया ना, फिर से मैं बता रहा हूँ, वो संयोगवश ऐसी परिस्थिति हो गई कि इसकी स्थापना हो जाती है। और कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूँ भारत की आज़ादी में, इसकी जो है इस संगठन की जो है ना, इस संगठन की जो है महत्वपूर्ण भूमिका बन जाती है। जैसे देखिए, ऐसा कहा जाता है, यहाँ पे लिखा भी हुआ कि ऐसा कहा जाता है क्या कि सरकारी अधिकारी के रूप में कार्य करते हुए एओ ह्यूम को ऐसी सूचनाएं प्राप्त हुई थी कि शीघ्र राष्ट्रीय विद्रोह होने की संभावना है। यदि कांग्रेस का गठन हो जाए तो वह जनता की दबी हुई भावनाओं एवं उद्गारों को बाहर निकालने का अवसर प्रदान करने वाली संस्था सिद्ध होगी, जो ब्रिटिश सरकार को किसी भी प्रकार के हानि से बचाएगी। ठीक है, ये हो गया। तो यही चीज़ था कि यदि कांग्रेस का गठन हो जाए तो वह जनता की दबी भावनाओं को ऐसे उजागर करेंगे तो क्या होगा, ब्रिटिश सरकार की जो होने वाली हानि उससे बचा जा सकेगा। ठीक है, इसलिए क्या होता है यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसलिए समझिएगा, इसलिए यो ह्यूम ने भारत के जो उस समय जो तत्कालिक वायसराय थे लॉर्ड डफरिन, है ना, यहाँ पे लॉर्ड डफरिन से अनुरोध किया कि वे कांग्रेस के स्थापना में किसी तरह की रुकावट पैदा ना करे। ठीक है, इसलिए इसकी स्थापना होती है। लेकिन भारतीय अगर मैं बात करूं, यहाँ पे अगर भारतीय इतिहासकार के अनुसार मैं बात करूं तो कांग्रेस की स्थापना भारतीयों में आई राजनीतिक चेतना का परिणाम है ना। ये तो बात हो गया। एक तरफ जो भारतीय थे इतिहासकार थे, उनका मानना था कि भारतीयों में जो आई चेतना है इसी का परिणाम है कांग्रेस की स्थापना। लेकिन एओ ह्यूम के अनुसार जो था, ब्रिटिश सरकार की किसी भी प्रकार की हानि न हो इसके लिए स्थापना की गई। ठीक है, अब यहाँ पे जानिए कि भारतीय इतिहासकारों जो सेफ्टी वॉल्व को लेकर मान्यता थी, उनकी अलग धारणा थी। उनके अनुसार तो ये बात होगी कि राष्ट्रीय चेतना का परिणाम था।
वे एक ऐसी राष्ट्रीय संस्था की स्थापना करना चाहते थे जिसके द्वारा वे भारतीयों की राजनीतिक एवं आर्थिक मांगों को सरकार के सम्मुख रखें। यदि उन परिस्थितियों में भारतीय इस तरह की कोई पहल करते तो निश्चय ही सरकार के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा विरोध होता, व्यवधान पैदा किया जाता और इसकी अनुमति तो बिल्कुल नहीं मिलती। लेकिन संयोगवश ऐसी परिस्थिति बन गई कि इसकी स्थापना हो जाती है ना। तो कहीं ना कहीं अंग्रेजों के मन में डर था, ठीक है, इसके कारण इसकी अनुमति मिली और इसकी स्थापना होता है और कहीं ना कहीं भारतीय जो है आपकी स्वतंत्रता में एक महत्वपूर्ण भूमिका का काम करी ये संगठन, ठीक है। अब आइए कुछ महत्वपूर्ण सवाल पर अब चर्चा करेंगे। ये तो हो गया कांग्रेस की स्थापना से रिलेटेड छोटी सी महत्वपूर्ण बातें, जो कि आप इसके छोटे से नोट्स भी बना सकते हैं। अब आइए यहाँ पे बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बात, जैसे कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया। 1896 का कलकत्ता का अधिवेशन था। अध्यक्ष इस समय थे रहीमतुल्लाह सयानी थे, ठीक है। इस समय पहली बार गाया गया, ठीक। वही बात करते हैं कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार जनगण मन को गाया गया। 1911 के, ये भी कलकत्ता के अधिवेशन में ही गाया गया, ठीक है। तो ये भी कलकत्ता और ये भी कलकत्ता, वंदे मातरम और जनगण मन, ठीक है। ये 1896, ये 1911। इस समय अध्यक्ष कौन रहते हैं, रहीमतुल्लाह सयानी, और इस समय अध्यक्ष कौन रहते हैं, पंडित विशन नारायण धर, ठीक। चलिए फिर बात करते हैं राष्ट्रीय गीत तथा राष्ट्रीय गान को भारतीय संविधान सभा ने कब अपनाया। 24 जनवरी 1950 को इसको अपनाया जाता है। किसको, तो राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान दोनों को। वही बात करते हैं राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम है आपका बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित, उनके उपन्यास कहाँ से लिया गया, आनंद मठ से लिया गया है। गीत गाने का जो समय है इसका निर्धारित जो समय 1 मिनट जो है 1 मिनट 5 सेकंड का है, ठीक है। फिर बात करते हैं यहाँ पे राष्ट्रीय गान जनगण मन की मैं बात करूँ, रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा रचित है। इसके गायन का जो समय है 52 सेकंड है, ठीक है। चलिए इसके वर्तमान जो संगीतमय धुन को बनाने का श्रेय किसको जाता है, कैप्टन सी राम सिंह ठाकुर को जाता है। किसको, तो राष्ट्रगान की जो धुन है, इसके वर्तमान संगीतमय धुन है, इसको जाता है। फिर बात करते हैं राष्ट्रगान जनगण को रविन्द्रनाथ ठाकुर ने 1912 में तत्वबोधिनी में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया था तथा 1919 में, ठीक है, मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से अंग्रेजी में इन्होंने प्रकाशित किया था। राष्ट्र ध्वज की मैं बात कर लूँ तो 22 जुलाई 1947 को भारत के संविधान सभा ने इसे अपनाया था। वही बात करते हैं राष्ट्रीय प्रतीक 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। और प्रतीक क्या है, सारनाथ का जो वाराणसी उत्तर प्रदेश स्थित है, अशोक के जो स्तंभ चिन्ह है, जो सिंह के स्तंभ है, उसके शीर्ष भाग की अनुकृति है ये प्रतीक चिन्ह, ठीक है। चलिए याद हो तो बातें आप समझ गए। अब आते हैं महत्वपूर्ण जो है अधिवेशन कहाँ कहाँ कब कब हुआ। पहला अधिवेशन को याद रखिएगा, ठीक है, बम्बई में होता है। अध्यक्ष इस समय कौन होते हैं, व्योमेश चंद्र बनर्जी होते हैं। 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। 1885 में होता है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरा इंपॉर्टेंट है जो है कलकत्ता का अधिवेशन होता है। दादा भाई नौरोजी जो होते हैं इस समय क्या होते हैं, इसके अध्यक्ष होते हैं। और 1886 में दूसरा अधिवेशन होता है कांग्रेस का। तीसरा अधिवेशन मद्रास में होता है, इसके अध्यक्ष होते हैं बदरुद्दीन तैयब जी। इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष ये होते हैं 1887 में, ठीक है। तो ये सवाल कई बार एग्जाम में पूछ भी लिया गया है, तो इसलिए। और चौथा इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि इस समय प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जो होते हैं कौन, जॉर्जियल, और इलाहाबाद में इसका अधिवेशन होता है 1888 में। फिर बात करते हैं कलकत्ता का अधिवेशन 1896 में क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पहली बार वंदे मातरम यहाँ गाया गया था। और इस समय अध्यक्ष कौन थे, रहीमतुल्लाह सयानी। अब इम्पॉर्टेंट 1905 क्यों बन जाता है। 1905 में जो कांग्रेस का जो अधिवेशन होता है, कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ होता है, बनारस में होता है, उत्तर प्रदेश में। इस समय जो अध्यक्ष होते हैं गोपाल कृष्ण गोखले होते हैं। इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि इसी समय बंगाल का विभाजन होता है। करजन इस समय क्या वायसराय होते हैं, इसके खिलाफ इन्होंने बंगाल का विभाजन किया। और इसी के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन की जो होती है, इसके खिलाफ बंगाल विभाजन के खिलाफ क्या होता है, स्वदेशी आंदोलन होता है। और इसकी स्वीकृति इसी अधिवेशन में होता है, याद रखिएगा। वही बात करते हैं बंगाल विभाजन की घोषणा तो करजन के द्वारा होता है। कब होता है, 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड करजन के द्वारा, ठीक है। लेकिन ये तो घोषणा हो गया, बंगाल विभाजन की घोषणा। बंगाल विभाजन प्रभावी कब से हुआ, 16 अक्टूबर 1905 को। ये दोनों तारीख याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत बार सवाल पूछा गया। अब बात करते हैं स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब होती है, 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता में बंगाल विभाजन के खिलाफ होता है। और इसीलिए 7 अगस्त को क्या मनाया जाता है, हथकरघा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। क्या मनाया जाता है, हथकरघा दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखना आपको। फिर आगे बढ़ते सवाल,
1906 कलकत्ता में अधिवेशन होता है कांग्रेस की। इस समय दादा भाई नौरोजी क्या होते हैं, यहाँ के इस समय इसके अध्यक्ष होते हैं। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग यहाँ किया गया। अब 1907 इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है, क्योंकि गरम दल और नरम दल का विभाजन हो जाता है। कहाँ पे इसके अधिवेशन होता है, सूरत में। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, डॉक्टर रास बिहारी बोस। कांग्रेस का प्रथम विभाजन यही होता है, ठीक है। तो कांग्रेस का प्रथम विभाजन अर्थात गरम दल नरम दल दो भागों में बढ़ जाते हैं। अब 1911 का क्यों इंपॉर्टेंट बन जाता है, देखिए क्यों बन जाता है। एक तो कलकत्ता में इसके अधिवेशन होता है, अध्यक्ष होते हैं पंडित विश्व नारायण धर। अब इसलिए बन जाता है क्योंकि पहली बार जनगण यही इसी अधिवेशन में गाया गया था। अब आते हैं 1916 का लखनऊ अधिवेशन की बात करते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट बन जाता है। अध्यक्ष कौन होते इस समय, अंबिका चरण मजूमदार। क्योंकि कांग्रेस का नरम दल और गरम दल विभाजन समाप्त होता है और कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच क्या होती है, इस समय समझौता होता है। अगर पूछा जाए मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है, 1906 में। 1917 की मैं बात करूँ इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है, 1917 का कलकत्ता अधिवेशन इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि एनी बेसेंट इसकी पहली महिला अध्यक्ष बनती हैं, ठीक है। और 1920 का नागपुर अधिवेशन जो था किसके अध्यक्षता में हुई, सी विजय राघवाचार्य के अध्यक्षता में होती है, ठीक है। अब इसलिए भी इम्पॉर्टेंट 1920 क्यों इम्पॉर्टेंट बन जाता है, सवाल ये भी तो है। क्योंकि 1920 में क्या होता है, असहयोग आंदोलन स्टार्ट होता है। इसी अधिवेशन में असहयोग आंदोलन की क्या होती है, अनुमति मिलती है, ये भी ध्यान रखना है। और 1922 को क्या इसकी जो है असहयोग आंदोलन को क्या किया जाता है, स्थगित कर दिया जाता है। कारण क्या था, कारण ये था कि चौरा चौरी की घटना होती है 1922 में, जिसमें कि जो असहयोग आंदोलन के क्रांतिकारी थे वो क्या किए थे, चौरा चौरी नामक स्थान पे, उत्तर प्रदेश एक जगह है, वहाँ पे क्या किए थे, इन्होंने एक थाने को जला दिए थे जिसमें एक थानेदार सहित 21 पुलिसकर्मी मारे जाते हैं। इससे आघात होकर गांधी जी ने आहत होकर गांधी जी ने क्या किया, इस आंदोलन को क्या किया, समाप्त कर दिया। इसके कारण इनको 6 वर्ष की, गांधी जी को 6 वर्ष की क्या हुई, सज़ा भी हुई। और इन्होंने इस सज़ा को हंसते से स्वीकार किया क्योंकि वो कभी भी अहिंसा के पथ पर नहीं जाना चाहते थे। हालांकि 1924 में उनकी तबीयत जो ख़राब होने के कारण उनको यहाँ से जेल से रिहा हो जाते हैं 1924 में, याद रखिएगा। तो इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि असहयोग आंदोलन की अनुमति इसी में मिलती है। अब आगे बढ़ते हैं 1923, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्योंकि दिल्ली में ये अधिवेशन होता है। अब्दुल कलाम आज़ाद जो कि इसके सबसे युवा अध्यक्ष उसके बनते हैं। 1924 का बेलगांव कहाँ, कर्नाटक में है, और इसके अध्यक्षता इस समय कौन कर रहे थे, महात्मा गांधी कर रहे थे। पहली बार गांधी जी ने, ठीक है, पहली बार गांधी जी ने क्या इसके अध्यक्षता किए थे, ध्यान रखिएगा। 1924 बेलगांव कर्नाटक, ठीक है। 1925 की मैं बात कर लूँ, ये इंपॉर्टेंट किस लिए बन जाता है, कानपुर का अधिवेशन होता है, सरोजिनी नायडू इसकी अध्यक्षता करती हैं, इसलिए कि पहली भारतीय महिला थी। एक तो भारतीय महिला थी, वो कौन थी, 1917 में एनी बेसेंट, लेकिन पहली भारतीय महिला की अगर पूछा जाए तो 1925 कानपुर सरोजिनी नायडू, याद रखिएगा। अब 1929 की अगर मैं बात करूँ, लाहौर का अधिवेशन, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे और पूर्ण स्वराज की मांग इसी अधिवेशन में किया गया था। 1931 कराची का अधिवेशन, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंपॉर्टेंट है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, नाम याद रखिएगा, इसके अध्यक्षता इन्होंने किया था, ठीक है। और अगर मैं बोलूँ यहाँ पे बारदोली सत्याग्रह, बारदोली की जो सत्याग्रह 1928 में होते, इसकी नेतृत्व इन्होंने किया था। और वहीं की महिलाओं ने ये आंदोलन के सफल होने पर वहाँ की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया था, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं 1938 हरिपुरा अधिवेशन होता है, कहाँ, गुजरात में ये हरिपुरा जगह है, यहाँ पे अधिवेशन होती है कांग्रेस की। और इस समय जो सुभाष चंद्र बोस इसकी अध्यक्षता करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर आगे बढ़ते हैं 1946 का मेरठ का अधिवेशन, आचार्य जे कृपलानी, ठीक है, आचार्य जे कृपलानी इसके अध्यक्षता करते हैं और आज़ादी के समय ये इसकी अध्यक्षता करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। 1948 में जयपुर में कांग्रेस के अधिवेशन होता है, पट्टाभी सीतारमैया इस समय क्या थे, इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। अब इंपॉर्टेंट बात और भी देख लीजिए क्या है, असहयोग आंदोलन का आरंभ होता कब है, 1 अगस्त 1920 को, मैंने अभी बताया। नेतृत्वकर्ता कौन थे, इसके महात्मा गांधी थे। इसकी स्वीकृति 1920 में नागपुर अधिवेशन में होता है, विजय राघवाचार्य इसकी अध्यक्षता इस समय कर रहे थे। रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन के उत्तर में गांधी जी ने क्या शुरू किया था, असहयोग आंदोलन शुरू किया था। 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित, ठीक है,
स्थगित कर दिया गया था। कारण तो मैंने बताया, चौरा-चौरी घटना 1922 की, एक थानेदार सहित 21 पुलिसकर्मी की असहयोग आंदोलन क्रांतिकारियों के द्वारा क्या कर दिया गया, जलाकर थाने को आग लगा दी गई, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, एक थानेदार और 21 पुलिसकर्मी की मृत्यु हो जाती है। इसी से आहत होकर गांधी जी ने क्या किया था, इसको स्थगित कर दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे रॉलेट एक्ट की बात हुई थी। रॉलेट एक्ट कब होता है, 19 मार्च 1919 को। इसको काला कानून कहते हैं, जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर क्या कर लिया जाता है, क्या कर लिया जा रहा था, गिरफ्तार कर लिया जा रहा था। ठीक है, वही बात करते हैं जलियांवाला हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 अमृतसर में ये हुआ था। जनरल ओडायर इसका जिम्मेदार था, ये भी आपको पता होना चाहिए। खिलाफत आंदोलन 1919 में होता है, शौकत अली और मोहम्मद अली 2 भाइयों के नेतृत्व में, लेकिन इसके अध्यक्ष जो है, इसके जो प्रमुख किसको बनाते हैं, इन दोनों भाई महात्मा गांधी को बनाते हैं। अब बात करते हैं चौरा चौरी की जो घटना होती है वो कब होती है, 5 फरवरी 1922 को, आपको पता है। और इसी घटना के बाद असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया जाता है। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में होती है। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने इसकी स्थापना किया था। बात कर रहे हैं हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 में होती है, सचिंदर सन्याल के द्वारा कानपुर में होती है। वहीं बात करते हैं हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, यहाँ पे थोड़ा ठीक कीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा ठीक करने वाली बात की, यहाँ पे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन है, यहाँ पे हिंदुस्तान, यहाँ पे सोशलिस्ट कर लीजिएगा, सोशलिस्ट। ठीक है, सोशलिस्ट कर लीजिएगा यहाँ पे, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की अगर मैं स्थापना पूछ लूँ तो 1928 में भगत सिंह ने दिल्ली में किया था। तो एक तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन हो गया, एक हो गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। ठीक है, मैं राज्य के पतन की इच्छा करता हूँ कहते हुए फांसी पर लग गए कौन, राम प्रसाद बिस्मिल। अब ये राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में कुछ बात जानिए। 9 अगस्त 1925 का बात है, काकोरी उत्तर प्रदेश जो है एक जगह है, जहाँ से एक ट्रेन गुजर रही थी। वो ट्रेन सरकारी खजाने लेकर गुजर रही थी और उस सरकारी खजाने को क्या किया था, इनके और इनके सहयोगी के द्वारा लूटा गया था। इसके लिए इन्हें क्या हुआ था, 1927 में फांसी दे दी गई। और फांसी पर जब ये लटके तो ये क्या बोल के लटके कि मैं राज्य के पतन की इच्छा करता हूँ, एक कहते हुए फांसी पर लटक गया राम प्रसाद बिस्मिल। और इनके जो अन्य सहयोगी कौन थे, राजेंद्र लहरी, रोशन सिंह, अशफाकुल्ला खां, सचिंदर सन्याल और मननाथ गुप्त। ठीक है, नाथ गुप्त। ठीक है, तो ये काकोरी की घटना ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आता है तारीख इसकी। अब आते हैं साइमन कमीशन की नियुक्ति। साइमन कमीशन की अगर मैं बात करूं, साइमन कमीशन की नियुक्ति कब होती है, 1927 में। ठीक है, 1927 में इसकी नियुक्ति होती है जॉन साइमन की अध्यक्षता में। ठीक है, और इसमें क्या थे, कितने लोग शामिल थे, इसमें 7 सदस्य थे, 7 के 7 अंग्रेज थे। इसी कारण इसका विरोध कौन किया था, लाला लाजपत राय ने किया था। साइमन कमीशन भारत कब आया था, 1928 में। और साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा कौन लगाया था, लाला लाजपत राय ने ही लगाया था। क्योंकि वजह क्या थी कि इसमें एक भी भारतीय, इस कमीशन में एक भी भारतीय नहीं थे, इस कारण से इन्होंने इसका विरोध किया था। फिर आगे बढ़ते सवाल पे कि नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत हुआ, तो 1928 में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत होता है मोतीलाल नेहरू के अध्यक्षता में। तो गाइज आज की इस वीडियो में जितने भी इम्पोर्टेंट सवाल थे आपके बनने वाले थे, आपके 1885 कांग्रेस की स्थापना, उसका जो अधिवेशन कब कहाँ हुआ, इसके कौन अध्यक्ष थे, और भी महत्वपूर्ण जो भी सवाल बन सकता था मैंने इस वीडियो में आप लोग के लिए लाया। और छोटी सी टॉपिक भी थी इसकी कि जो कांग्रेस की स्थापना का मूल कारण क्या था और इसके स्थापना का मेन जो वजह था उस पर चर्चा मैंने किया। आई होप कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और हाँ, जाते जाते आप लोग को एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन फिर मैं बता देता हूँ, जिनको इसकी पीडीएफ चाहिए 200 रुपये पे करके ले सकते हैं। 10,000 क्वेश्चन का कलेक्शन है, जीके है, साइंस है, स्टैटिक जीके इसमें शामिल है। फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे, इस नंबर पे करके आप ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।